आई डोंट रिमेंबर मैंने लास्ट मूवी ऐसी कौन सी देखी थी जिसे देख के मैं बोलूं वाओ व्हाट अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। हालांकि कुछ मूवीज ऐसी हैं जिन्हें हम कल्ट बोल सकते हैं, जैसे कि तुम्बाड़, रॉकेट सिंह, ये जवानी है दीवानी, वेकअप सेट, बट थोड़ा ध्यान दो तो ये सब मूवीज भी अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। बट चलो लास्ट 5 इयर्स की ही बात कर लेते हैं। एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर कि ऐसी कोई फिल्म भी है जिसे मैं दोबारा देखना पसंद करूंगा। नॉट इवन पठान और जवान, जिनकी इतनी हाइप बनाई गई कि ये 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस तक कर चुकी हैं। बट एक बार आप खुद से पूछ के देखो, क्या आप इन मूवीज को बार बार देखना पसंद करोगे? आई एम श्योर आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो इसे मल्टीपल टाइम्स देखना तो दूर की बात है, इसे दोबारा देखना भी पसंद नहीं करोगे। बट द क्वेश्चन इज, डिड यू एवर थॉट कि बॉलीवुड में ऐसा क्या हो गया कि फिल्म्स लाइक कल हो ना हो, DDLJ, लगान, तारे ज़मीं पर ऐसी फिल्म्स बनना ही बंद हो गई? और देखने को क्या मिलता है? लव्यापा, नादानियां और बिग बजट मूवीज जैसे कि 700 करोड़ में बनी हुई आदि पुरुष। कोई इन्हें थिएटर में तो देखना दूर की बात है, OTT पे भी देखना नहीं चाहता, वो भी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। तो चलो इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं कि बॉलीवुड इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है, जिसे सस्टेन करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब इसके लिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बॉलीवुड की शुरुआत कभी भी ग्लैमर, PR या रील्स को सोच के नहीं हुई थी। इट वॉज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, सोल एंड सोसाइटी। आज से 60 से 70 साल पहले जो फिल्में बनती थी उसमें सिर्फ ग्लैमर नहीं होता था। उस टाइम पे सोसाइटल प्रॉब्लम्स और रिलेटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती थी, जिससे इमोशंस ट्रिगर होते थे। जैसे कि राज कपूर की श्री 420 और आवारा, प्योरली कंटेंट एंड एक्टिंग बेस्ड फिल्म्स। बट हाउ डिड वी गो फ्रॉम श्री 420 टू नादानिया? लेट्स रिवाइंड द रील्स। राज कपूर, द शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा, ये एक ऐसे फिल्म मेकर थे जिन्होंने 1951 में आवारा और 1955 में श्री 420 बना के सोशल कमेंट्रीज और एंटरटेनमेंट को कंबाइन कर दिया था। इनफैक्ट 50s और 60s में इनकी फिल्म सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि रशिया एंड चाइना में मैसिव हिट रही थी, और वहीं से इंडियन सिनेमा को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ। In this rare footage of their visit to Russia, the song has been sung by Raj Kapoor himself. डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है। जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा तो राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। एंड ही बिकेम द इंडिया सिनेमैटिक एम्बेसडर। राज कपूर का गोल सिर्फ फिल्में बनाना नहीं था, ही एक्टेड, मेड फिल्म्स एंड क्रिएटेड RK स्टूडियोज, जो सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस नहीं था बट इट वॉज एन इंस्टीट्यूशन फॉर अ स्टोरी टेलिंग, जिसने कपूर की लेगेसी क्रिएट कर दी और ये प्रूव कर दिया कि अगर कपूर है तो उसमें सिनेमा को लेके कुछ ना कुछ पागलपन तो देखने को जरूर मिलेगा, और ऐसा हर जनरेशन में देखने को मिलता है। और यहीं से इनकी लेगेसी पूरे इंडियन सिनेमा के लिए इंस्पिरेशन बन गई। फिर आता है 70s का दौर, जहां पे स्टोरी के साथ साथ एक एक्टर को स्टार का डेजिग्नेशन मिलना स्टार्ट हुआ। बट उस स्टार डेजिग्नेशन को ब्रेक करने वाले लोग भी आ गए और एंट्री होती है इंडिया के पहले सुपरस्टार की, राजेश खन्ना। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना इंडिया के पहले सुपरस्टार थे, जहां पे फिल्म से बढ़कर लोग एक्टर के लिए पागल होना स्टार्ट हो चुके थे। कहते हैं कि उनका क्रेज इतना ज्यादा था कि उस जमाने में लड़कियों ने अपने खून से उनको लेटर्स तक लिख के भेजे थे। There were instances that I remember when girls have literally slit their wrists and written love letters to him with their blood. Girls used to put a garland on his photograph in the house, and when the father came up with a proposal, the girls had said, "Sorry, I'm married to this one." ऐसा क्रेज हो गया था उसका। और ये घर के बाहर खड़े होने का ट्रेंड वहीं से स्टार्ट हुआ था। ऐसा क्रेज इंडियन सिनेमा में पहली बार देखा गया था, जहां पे मूवीज के साथ साथ लोग एक्टर की पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्टेड होने लग गए थे। बट ऐसा नहीं था कि लोग बिना वजह पागल हो रहे थे। अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी देखोगे तो इट वॉज नॉट जस्ट रोमांस, इट वॉज अ कनेक्ट। फिल्म्स लाइक आनंद, बावर्ची, ये वल्नरेबिलिटी, वार्मथ एंड रिलेटेबिलिटी दिखाती थी। एंड यू डिडंट वॉच द एक्टर प्लेइंग द रोल, यू फेल्ट हिम लिव दोज कैरेक्टर्स। सिनेमा इवन देन हैड सोल। फिर आता है 70s का टाइम, जब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, और एंट्री होती है एक ऐसे एक्टर की जिनकी फिल्में ये सारी चीजें लोगों को रिलेट करवाती हैं। द न्यू सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा, अमिताभ बच्चन। अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। विद जंजीर, दीवार, शोले, he gave the nation a new way to relate with their frustration. अब समझने की बात यह है कि राजेश खन्ना played the characters of a lover boy, but अमिताभ बच्चन was not a lover boy.
still he became the superstar. He played the characters of a working class hero, the rebel with a purpose. अब लोग सिर्फ इनके डायलॉग से इंप्रेस नहीं होते थे. His preparation for roles, his deep voice training और थिएटर बैकग्राउंड, ये सब कुछ एक लेजेंडरी क्राफ्ट बनाता था. अब ऐसा नहीं था कि राजेश खन्ना के लवर बॉय के रोल्स के बाद कोई ऐसा स्टार नहीं आया, क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा होने वाला था जो फिल्म इंडस्ट्री तो क्या, ऑडियंस का भी टेस्ट चेंज करने वाला था. 1990 में 3 ऐसे सुपरस्टार्स की एंट्री होती है जिनकी एज सेम थी, हाइट भी लगभग सेम थी, बट अंदाज तीनों का एकदम अलग था. आमिर खान, शाहरुख खान एंड सलमान खान. ये बॉलीवुड के एरा में ऐसे एक्टर्स थे जिन्होंने सुपरस्टार्स का टैग एक साथ हासिल किया. शाहरुख खान, द मोस्ट वर्सेटाइल रोमांटिक एक्टर. सलमान खान, द लवर बॉय एंड द माचो मास हीरो. एंड आमिर खान, द परफेक्शनिस्ट एक्टर. आज हम इन तीनों एक्टर्स को बॉक्स ऑफिस नंबर्स चेस करते हुए देखते हैं, बट इनके अर्ली करियर में इन तीनों में से कोई भी एक्टर बॉक्स ऑफिस नंबर्स चेज नहीं करता था. ऑल 3 ऑफ देम वर प्योर चार्म. अब बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ था कि दीज 3 एक्टर्स मेड देमसेल्फ अ ब्रांड विद ऑथेंटिसिटी. आमिर खान स्पेंड ईयर्स परफेक्टिंग फिल्म्स जैसे कि लगान, दंगल, जो ग्लोबल सक्सेस थी. एट द सेम टाइम शाहरुख से बड़ा कोई रोमांटिक एक्टर नहीं बना, और सलमान खान, उससे बड़ी फैन फॉलोइंग आज तक किसी की नहीं देखी गई. बट स्लोली द क्रैक्स बिगिन टू शो. इनके बाद और भी ऐसे एक्टर्स आए जिन्होंने अपने टैलेंट पे सुपरस्टार का टैग हासिल किया, जैसे कि ऋतिक रोशन, अभी करेंटली रणबीर कपूर, और कुछ ऐसे एक्टर्स हु वर ट्रिमेंडस इन देयर वर्क एंड लव्ड बाय ऑडियंस, जैसे कि इमरान हाशमी एंड शाहिद कपूर. बट सोचने वाली बात है, इनके बाद से स्टार, सुपरस्टार का टैग अब किसी को नहीं मिल रहा. इवन कंटेंट भी अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. ईयर 2010 के बाद बॉलीवुड ने कुछ ऐसी चीज़ों पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया जिससे क्लियरली समझ में आ जाता है कि बॉलीवुड की फिल्में अब क्यों फेल हो रही हैं. जब स्टोरी सेट के लोग एक्टर की वजह से मूवीज देखने लग गए, तो प्रोड्यूसर को एक फॉर्मूला समझ में आया. किसी बड़े एक्टर को मूवी में लो और ऑडियंस थिएटर तक खींची चली आएगी, और कंटेंट कुछ भी बनाओ, पैसा तो बन ही जाएगा. अब यही सेम फॉर्मूला इन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी में भी यूज किया कि पुरानी फिल्मों के रीमेक बना के प्रोड्यूस करते रहो, जिससे मेहनत बहुत कम लगेगी. ना तो स्टोरी की मेहनत, ना ही स्क्रीन प्ले की मेहनत, और ना ही बहुत ज्यादा डायरेक्शन की मेहनत. इस फॉर्मूला से जल्द पैसा बनाया जा सकता है. एंड यही सेम फॉर्मूला सीक्वल्स में भी अप्लाई हुआ कि जो फिल्म पुरानी चल चुकी है उसी का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट निकाल दो, जिससे लोगों के अंदर नॉस्टैल्जिया क्रिएट होगा और वो पुरानी फिल्म की वजह से नई फिल्म को देखने थिएटर्स पे आ जाएंगे. यही सेम कॉपी पेस्ट फॉर्मूला, जहां पे बड़े एक्टर्स को मूवी में लेके रीमेक्स बना के, सीक्वल बना के शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा पैसा छापा गया. ये बात हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को समझ में आ गई थी कि इसमें मेहनत बहुत कम है, लेकिन पैसा बहुत जल्दी बनाया जा सकता है. बट अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस को बहुत देर तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर मूवी में स्टार है, मूवी की हाइप है, बट अंदर कंटेंट कुछ भी नहीं है, तो आज नहीं तो कल ऑडियंस को ये समझ में आ जाएगा कि ये एक फॉर्मूला है, नॉस्टैल्जिया नहीं. बट इनके बाद जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो उसमें स्टार क्या, एक्टिंग टैलेंट भी देखने को नहीं मिलता. बट ऐसा क्यों, जब उनकी फैमिली सालों से इस बिजनेस में है एंड दे हैव इजी एक्सेस टू प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड इवन फेमस एक्टर्स, तो उनकी लर्निंग तो और भी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए. बट नेक्स्ट जनरेशन एक्टर इसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, बट फेल क्यों हो रहे हैं? इसका आंसर अनुराग कश्यप ने बहुत अच्छे से दिया था. Yes, cinema is largely controlled by those people, and that to second generation that has grown up in trial rooms. They have not lived life. So their referencing is based on cinema. So what is not on screen can't be cinema to them. ये फैक्ट है. आप 70s, 80s, 90s और 2000 के एक्टर्स को देख लो, ये ग्राउंड लेवल पे वर्क करते थे और अपने क्राफ्ट को काफ़ी सीरियसली लेते थे. फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान, ये दोनों ही एक्टर्स सुपरस्टार हैं और बॉलीवुड से बिलोंग नहीं करते थे. एंड यही रीज़न है कि मास ऑडियंस के बीच रहने की वजह से ये मास ऑडियंस से रिलेट कर पाते हैं. लेकिन जब नेक्स्ट जनरेशन आई तो वो इतनी ज़्यादा प्रिविलेज थी कि उसे मास ऑडियंस की समझ ही नहीं थी. एक साउथ मुंबई का एक्टर जो कभी यूपी गया ही नहीं, वो अपनी फिल्म में लोगों को ये कन्विंस कैसे कर पाएगा कि वो यूपी से बिलोंग करता है? लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले लोग सुपरस्टार नहीं बने. फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन एंड रणबीर कपूर. रणबीर कपूर, इन्होंने अपनी मूवी रॉकस्टार में दिल्ली बॉय का रोल प्ले किया था. अब इस रोल को कन्विंसिंग बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी महीनों तक पीतमपुरा में टाइम स्पेंड किया, जिससे वो इस रोल को कन्विंसिंग बना पाए. एंड इन माई ओपिनियन ही गेव द करियर बेस्ट परफॉर्मेंस इन दैट मूवी. दैट क्लियरली शोज एक एक्टर को कोई भी रोल प्ले करने के लिए उस रोल की डीपर अंडरस्टैंडिंग होना
बहुत ज़रूरी है। पर वो एक्टर जिसे ये समझ में आ गया है कि फेमस होने की वजह से उसे फिल्में तो मिल ही जाएंगी, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है और वो अपने क्राफ्ट में कभी मेहनत ही नहीं करना चाहता, और फिर ऑडियंस उससे रिलेट नहीं कर पाती और इसी वजह से उसे बैकलैश मिलता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग जितना तुम सोचते हो उससे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। सोच के देखो, कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसे तुम दोबारा देखना भी पसंद नहीं करते हो। वो फिल्में अपना पैसा भी रिकवर कर लेती हैं एंड इवन प्रॉफिटेबल भी हो जाती हैं। बट ऐसा कैसे कि ना तो फिल्म रिलेटेबल है ना एक्टर रिलेटेबल है, बट उसकी फिल्म पैसा बना लेती है। यहीं भी गेम आता है पीआर का, जो उससे भी बड़ा फॉर्मूला है। आपने देखा होगा कि कुछ एक्टर्स फेमस तो हो रहे हैं, बट ये नहीं पता कि कौन सी फिल्म से वो फेमस हो रहे हैं। अब आप इस एक्टर को ही देख लो, इन्होंने सोशल मीडिया पे अपने बारे में इतना लिखवा दिया, इवन अपने आप को सुपरस्टार्स तक से कंपेयर करवा दिया, सिर्फ इसलिए कि लोग थिएटर्स तक इनकी मूवी देखने आ जाएं। अब ये फेमस तो हो गए, बट इनकी नेक्स्ट फिल्म डिपेंड करेगी इनकी एक्टिंग और फिल्मोग्राफी पे। लेकिन ये सच है कि एक्टर्स सोशल मीडिया पे अपनी पीआर करवा के एक नोन फेस बनना चाहते हैं, जिससे वो ट्रेंड में रह सकें और उन्हें फिल्में ऑफर हो सकें। मैसेज आता है, अगर आपको पॉजिटिव चाहिए अपने बारे में लिखी हुई चीज तो इतने पैसे लगेंगे विद जीएसटी। शाहरुख सर से सीखा, मतलब जैसे भाई मैं उनसे डिस्कस कर रही थी तो वो कहते हैं हाँ बट एक और तरीका है इसको देखने का। व्हाट इफ यू सी देम एज अ मार्केटिंग टूल, कि देखो आज से 10-20 साल पहले होर्डिंग्स यूज होते थे टू पब्लिसाइज योर फिल्म। ये इन लोगों को आप लोगों की तरह मत ट्रीट कीजिए, आप इनको वो सोचिए ये होर्डिंग है, एंड देन दे आर मेकिंग देमसेल्व्स अवेलेबल फॉर सेल, सो यू कैन बाय दिस एंड पब्लिसाइज। नो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंगल। मेरा तो व्यू पॉइंट इस पे एक्चुअली में हिल गया। मैंने कहा हाँ। अब ये फॉर्मूला कभी वर्क करता है और कभी कभी फेल भी हो जाता है, क्योंकि जो पब्लिक परसेप्शन है बॉलीवुड को लेके वो काफ़ी नेगेटिव होता जा रहा है। एंड ओटीटी का ऑप्शन तो उनके पास पहले से ही है, जहां पे आप घर बैठे ग्लोबल कंटेंट वॉच कर सकते हो एक थिएटर एक्सपीरियंस के साथ। अब थिएटर तक लोगों को ले जाने के लिए एक बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि लोग एवरेज फिल्म थिएटर में देखने नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग ये जान चुके हैं कि कंटेंट अब है नहीं एंड न्यू टैलेंटेड एक्टर्स बॉलीवुड में अब कम हैं जिन्हें हम सुपरस्टार्स की तरह देख पाएं। जहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस लोगों को फिल्म्स के साथ साथ पॉपकॉर्न तक में लूट रहे हैं। एक सिंगल फिल्म लोगों को कोल्ड ड्रिंक एंड पॉपकॉर्न के साथ ऑन एन एवरेज 600 से 1000 रुपए तक की पड़ती है, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है ऑन लॉन्ग टर्म अगर फिल्म एवरेज है। अब ये सब समझ के ऐसा देखने को मिलता है कि बॉलीवुड के लिए अब लॉन्ग टर्म मनी गेम रहा नहीं है। फेक पीआर करके हाइप बनाओ, दूसरे का कंटेंट उठा के उसे रीमेक कर दो, सिर्फ ये सोच के कि जो पहले वर्क किया है वो आज भी वर्क करेगा। पुराने मूवीज के सीक्वल्स बनाओ। इवन आप खुद ही देखो सॉन्ग्स तक के साथ क्या हो रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कौन सा म्यूजिक ब्लॉकबस्टर रहा है। ये सब एक शॉर्ट टर्म मनी गेम बन चुका है। क्राफ्ट इससे बहुत दूर है एंड शायद आगे भी मुश्किल है, क्योंकि म्यूजिक की बीट्स भी अब रील्स की वायरलिटी देख के बनाई जा रही है, जो जिम और क्लब्स में वायरल हो सके। म्यूजिक भी अब लोग ये सोच के नहीं बना रहे कि वो 10-20 साल चलेगा। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाओ और निकलो। एंड एवरीथिंग हैज़ बिकम सो कॉमर्शियल नाउअडेज। इवन बहुत से प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को इस बेसिस पे साइन करते हैं कि उसके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स कितने हैं। जिस तरह दिख रहा है वो बहुत ज़रूरी है, यार कितनों की कास्टिंग नंबर्स पे हो रही है। अब आप ये सोचो, मजा हुआ एक्टर है और सडनली उसको एक रूम में कहीं बताया जा रहा है कि यार सॉरी आपके इंस्टाग्राम नंबर्स कम है। और ये आई स्वेयर टू यू, मैंने लाइव सुना है। फेक पीआर, रीमेक, सीक्वल्स, ये 3 चीजें हैं जो बॉलीवुड के लिए एक पॉइजन की तरह काम कर रही है। एंड बॉलीवुड इस साइकिल में फंस चुका है, जहां पे क्रिएटिविटी वर्सेस शॉर्ट टर्म मनी की फाइट चल रही है। एंड उसके पीछे कॉमर्शियल एंगल ये है कि उसके फॉलोअर्स थिएटर्स तक आ जाएंगे। एंड इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि एक्टर्स को लेके पब्लिक परसेप्शन भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। थिंक ऑफ आमिर खान लाल सिंह चड्ढा। उस टाइम पे इस मूवी को बॉयकॉट किया गया, क्योंकि उस टाइम पे पब्लिक परसेप्शन आमिर खान को लेके अच्छा नहीं था। सलमान खान हैज़ नॉट गिवन अ सिंगल ब्लॉकबस्टर सिंस लास्ट 5 ईयर्स। वो इसलिए क्योंकि पब्लिक परसेप्शन ये है कि सलमान खान अब अपनी एक्टिंग या क्राफ्ट में वर्क नहीं करते हैं। एंड लॉन्ग टर्म में अगर बॉलीवुड ने क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं किया तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर और ज़्यादा कम होता चला जाएगा, क्योंकि बॉलीवुड का सक्सेस रेट 2010 के बाद से ऑलरेडी 35% से 20% तक आ चुका है, विच इज़ कंसर्निंग। सो व्हाट डू यू थिंक? शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर वीडियोज़ लाइक दीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।